शुरुआती दृश्य एक मानसिक संस्थान में सेट किया गया है जहां एक किशोर लड़की का नाम है सुमी का सदमे और मनोविकृति का इलाज चल रहा है। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है अपने परिवार की तस्वीरें दिखाकर, लेकिन सदमे में डूबी लड़की चुप रहती है। चिकित्सक फिर उसके अस्पताल में भर्ती होने के अनुभवों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है। यह दृश्य कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता है जब सुमी अपने परिवार के पास लौट आती है, अपने पिता मुह्यून और अपनी छोटी बहन सुयोन के साथ अलग थलग ग्रामीण निवास। ऊपर उनके आगमन पर दोनों बहनें प्रवेश करने से झिझकती हैं, क्योंकि वे अपनी सौतेली माँ यूंजू से नफरत करती है। नतीजतन वे झील के किनारे एक घाट पर जाते हैं और कुछ ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वापस घर बुलाया जाता है, जहां उनका स्वागत यूंजू के दिखावटी स्वागत से होता है। यद्यपि वह खुश होने का दिखावा करने के बाद भी दोनों बहनें निरुत्तर हो जाती हैं और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे के अंदर सुमी अपना सामान खोलना और व्यवस्थित करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे कुछ पता चलता है कि उसकी मेज पर पहले से ही बिल्कुल वैसी ही डायरी मौजूद है। वह और भी हैरान है। उसकी अलमारी में उसी डिजाइन के कपड़े ढूंढे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे इसकी अनुमति नहीं है अन्य पैटर्न वाले कपड़े पहनना। बाद में परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन माहौल शांत रहता है। यूंजू अंततः यह घोषणा करके चुप्पी तोड़ती है कि उसने उसे आमंत्रित किया है। भाई और उसकी पत्नी अगले दिन रात के खाने पर, हालांकि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं दिखती और पिता भी जल्दी से अपना खाना खत्म करके निकल जाते हैं। फिर सुमी अपनी अस्वीकृति व्यक्त करती है अपनी सौतेली माँ के भाई के साथ भोजन करने का। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल से बाहर चली जाती है। उसके बाद उसकी बहन आई। जैसे ही वे अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं, सुमी जो सुरक्षात्मक है, उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि अगर उसकी सौतेली माँ उसे कभी परेशान करती है तो वह उस पर विश्वास कर ले। इसके बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। मुह्यून लगता है यूंजू के साथ बिस्तर साझा करने में असहजता होती है, इसलिए वह लिविंग रूम के सोफे पर सोने चला जाता है। बजाय यह उन दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को उजागर करता है। आधी रात के समय सुयोन अपने कमरे के बाहर से आने वाली एक अजीब आवाज से जाग जाती है। जल्द ही इसके बाद दरवाजा चरमरा कर खुलता है, जिससे पता चलता है कि एक महिला का हाथ धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा है। भय से अभिभूत सुयोन तेजी से खुद को अपने कंबल के नीचे छिपा लेती है, लेकिन कंबल भी धीरे धीरे खींच जाता है। कुछ क्षण बाद दरवाजा अचानक बंद हो गया, जिससे लड़की घबरा गई। इसके परिणाम स्वरूप वह सुमी के कमरे में दौड़ता है और उससे अपनी बात कहता है। घटना सुनकर सुमी जांच करने के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन केवल टेलीविजन प्रसारण को स्थिर देखता है। वह अपने पिता को भी सोफे पर सोता हुआ पाती है और अपने कंबल को ठीक करने में एक पल लगता है। तभी उसकी सौतेली माँ छाया से प्रकट होती है, उससे कहना कि वह उसे परेशान न करे। हालांकि सुमी अचानक बहस शुरू कर देती है। पतियों फिर वह अपनी बहन को सांत्वना देते हुए गले लगाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान सुमी एक बुरे सपने से पीड़ित होती है, जिसमें वह शामिल होती है। मृत माँ जागने पर उसका सामना एक भयानक प्रेत, एक लंबे बालों वाली महिला से होता है, जो जमीन पर रेंगता है। वर्णक्रमीय आकृति सुमी की दृष्टि से अवगत हो जाती है, तो वह उसके सामने खड़ी हो जाती है। सुमी के डर से सहम जाने पर महिला उसके पास आने लगती है। भूतिया आकृति उसके पैर से खून बहते हुए मंडरा रही है और अचानक एक हाथ बाहर निकल आता है उसकी पोशाक के नीचे। तभी सुमी अचानक बाहर आ जाती है और उसे एहसास होता है कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। कुछ ही समय बाद उसने अपने बिस्तर के साथ साथ अपनी बहन के शॉर्ट्स पर भी खून के धब्बे देखे। यह दर्शाता है कि वे अपने मासिक धर्म पर हैं। सैनिटरी पैड पाने के लिए सुमी अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूंजू भी मासिक धर्म से गुजर रही है। यह थोड़ा अजीब है कि घर की 3 महिलाओं ने एक ही दिन में अपने मासिक धर्म चक्र को समकालिक कर लिया है। बाद में दोनों बहनें बालकनी पर हैं और अपनी जैक सीटी बजा रही हैं। माँ की पसंदीदा धुन। इसी बीच उनके पिता उनसे संपर्क करते हैं, जो उन्हें कहता है कि बाहर मत रुको क्योंकि ठंड है। सुमी पानी के विषय पर चर्चा करता है। सुयोन की अलमारी से छुटकारा, लेकिन उसके पिता ने याद दिलाया कि वे इस बारे में बात न करने पर सहमत हुए हैं। पिता और बेटी के बीच संबंध ठंडे प्रतीत होते हैं, जो अक्सर असहमति से चिह्नित होते हैं। बाद में सुमी को कुछ पारिवारिक तस्वीरें मिली, जिनसे यह पता चला
युनजू पहले एक घरेलू नर्स थी जो असाध्य रूप से बीमार लोगों की देखभाल करती थी। माँ उनके निधन से पहले तभी सुयोन कमरे में प्रवेश करती है और दोनों बहनें एक साथ अपनी माँ का सामान खंगालती हैं। इसके बीच सुमी को सुयोन की बाह पर चोट के निशान मिले। वह गुस्से में पूछती है कि क्या उनकी सौतेली माँ ने ऐसा किया है, लेकिन युवा लड़की जवाब देने से इनकार कर देती है और बाहर भाग जाती है। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सुमी प्रश्न चोटों के बारे में युनजू, लेकिन उसकी सौतेली माँ अपने कृत्य के लिए माफी मांगने से इनकार कर देती है। उसी रात युनजू का भाई सुनक्यू अपनी पत्नी मिही के साथ रात के खाने के लिए पहुँचे। भोजन के दौरान युनजू कुछ असंवेदनशील चुटकुले सुनाता है, हर किसी के लिए एक अजीब स्थिति पैदा करना। कुछ ही समय बाद मिही अचानक जमीन पर गिर पड़ी और ऐंठन शुरू हो जाती है। सुनक्यू और मूह्यून उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं और अंततः शांत हो जाते हैं। उसे नीचे एक बार जब वह ठीक हो जाती है तो युगल भाग जाते हैं। रास्ते में मिही अपने पति पर विश्वास करती है। खुलासा हुआ कि दौरे के दौरान उसने रसोई के सिंक के नीचे एक मृत लड़की का भूत देखा था। घर वापस आकर युनजू ने देखा कि सिंक का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। जिज्ञासु वह धीरे धीरे पास आती है और उसे बंद कर देती है। फिर वह सिंक के नीचे निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे मिल जाता है कुछ भी गलत नहीं है। उसे पता ही नहीं चला कि लंबे बालों वाली एक लड़की खाने की मेज पर बैठी है। एक भयानक उपस्थिति को महसूस करते हुए युनजू पीछे मुड़ता है, लेकिन लड़की गायब हो जाती है। ठीक तभी उसे फर्श पर एक बाल क्लिप दिखाई देती है। उलझन में वह उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन एक भूतिया हाथ अचानक उसकी बाह पकड़ लेता है, जिससे उसका दिल डर जाता है। वह झट से पीछे हट जाती है, लेकिन जल्द ही वह खुद को डाइनिंग टेबल पर बैठी लड़की के आमने सामने पाती है। वह बाद में उस पर विश्वास करती है। पति ने समझाते हुए कहा कि सुमी के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं घटती रही हैं। वापस करना। हालांकि मूह्यून उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। बाद में मूह्यून को एक गंभीर खोज का पता चलता है। युनजू का प्रिय पालतू पक्षी मारा गया है, इसके पिंजरे के अंदर। यह जाने पर युनजू सुयोन के कमरे में धावा बोल देता है। क्रोध का पात्र वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी तस्वीरें उसके साथ ही फाड़ दी गई है। जानबूझकर चेहरा नोचा गया। यकीन मानिए ये हरकतें लड़कियां ही करती हैं। वह सुयोन पर शारीरिक हमला करती है और उसे कोठरी में बंद कर देती है। कुछ देर बाद सुमी सुनती है, उसकी बहन चिल्लाती है और उसे देखने के लिए दौड़ती है। कोठरी से सुयोन की चीखें सुनकर वह जल्दी से इसे खोलती है और उसे छोड़ देती है। सुमी फिर सक्षम न हो पाने के लिए माफी मांगती है। उसकी चीखें जल्दी सुनने के लिए और उसे आगे होने वाले नुकसान से बचाने की कसम खाता हूँ। थोड़ी देर बाद उनके पिता अंदर आते हैं और सुमी से पूछते हैं कि वह तब से अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। वह लौट गई। सुमी उसे सुयोन के प्रति युनजू के दुर्व्यवहार के बारे में बताता है। एक अप्रत्याशित घटनाओं के अनुसार उसके पिता ने उससे अभिनय बंद करने की विनती की और उसे सूचित किया कि सुयोन मर चुका है। तथापि सुमी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी बहन को अपने ठीक बगल में अनियंत्रित रूप से रोते हुए देखती है। अगली सुबह युनजू घर में खून से सना एक बोरा घसीटता है। उसे डंडे से पीटना शुरू कर देता है। शोर से सुमी जाग जाती है, जो फिर जांच करने के लिए नीचे की ओर जाती है। फर्श पर खून का निशान देखकर उसे विश्वास हो गया कि उसकी बहन अंदर है। थैला। वह इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने प्रयासों में संघर्ष करती है। इसके तुरंत बाद उसकी सौतेली माँ प्रकट होती है पीछे और उस पर उबलता पानी फेंकने को तैयार है। इससे दोनों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। इस दौरान सुमी काउंटर पर अपना सिर मारती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद बगीचे की मूर्ति लाने से पहले युनजू उसे लिविंग रूम में खींच ले जाती है। जैसे ही सुमी को होश आता है, वह अपनी सौतेली माँ को अपने बगल में घुटनों के बल बैठी हुई पाती है। युनजू दावा है कि सुमी कभी भी उन सभी दर्दनाक यादों से छुटकारा नहीं पा सकेगी। अतीत, क्योंकि सुयोन एक भूत की तरह उसका पीछा करेगी। फिर वह भारी वजन उठाती है बगीचे की मूर्ति को सुमी के सिर में तोड़ने के इरादे से, लेकिन सौभाग्यवश मूह्यून ठीक समय पर आ जाती है और उसे पीछे हटने के लिए प्रेरित करती है। उसने सुमी को लेटे हुए देखा। वह फर्श पर घायल हो गई और जल्दी से उसे उसके शयन कक्ष में ले गई। फिर वह इधर उधर देखने लगता है, कुछ प्राथमिक उपचार के लिए घर। इसी बीच उसकी नजर अपने घर की अस्तव्यस्त हालत पर पड़ती है, जिससे उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसे कोठरी में बोरे में बंधी कुछ खून से सनी गुड़िया भी दिखाई देती है।
कुछ ही समय बाद मुहिउन अपनी पत्नी को लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ पाता है। वह उसे कुछ देता है, दवा दी, साथ ही उसे अपने हिंसक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी कहा। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद मुहिउन कमरे से बाहर निकलता है। कुछ सेकंड बाद कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है और सूट पहने एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। कैमरा घूमने पर पता चलता है कि यह व्यक्ति है, वह कोई और नहीं बल्कि यूंजू है, जबकि जो पहले सोफे पर बैठा था वह सुमी है। अंततः यह पता चला कि सुमी और उसके पिता घर में अकेले थे। पूरे समय दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सुमी ही घसीट रही थी। पहले फर्श पर बोरे में जो सामग्री थी वह वास्तव में एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी। पालतू पक्षी को मारने वाली भी वह ही थी। आगे खुलासा हुआ कि वह घर लौट आई थी अपनी बहन के बिना, क्योंकि सुयोन की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई थी। अंततः हमें पता चला कि सुमी वह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी, जिसमें उसके दो अलग अलग व्यक्तित्व थे, स्वयं और उसकी सौतेली माँ के प्रति उसकी धारणा। किसी कारण से वह अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करती है। परिणाम स्वरूप सुयोन और उसकी सौतेली माँ के साथ उसकी पहले हुई बातचीत और घटनाएं, ये उसके सिजोफ्रेनिक दिमाग का परिणाम थे। इसके अलावा इसमें सौतेली माँ का चित्रण भी शामिल है। पहले का दृश्य सुमी की कल्पना मात्र था। इस रहस्योद्घाटन के बाद सुमी अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए तुरंत दवा लेती है। इस सब के बाद पिता और असली यूंजू सुमी को मानसिक संस्थान में वापस ले जाओ। यूंजू को वार्ड के बाहर इंतजार करते हुए देखा जाता है। चिंतित चेहरे वाला कमरा। सुमी के चेकअप के बाद वह सांत्वना देने की कोशिश करती है, जितनी बार संभव हो सके उससे मिलने का वादा किया। हालांकि सुमी चुप रहती है। बाद में शाम को यूंजू घर पर अकेली थी जब उसने सुयोन की ओर से आने वाले कदमों की आवाज सुनी। पुराना शयन कक्ष वह जांच करने के लिए कमरे में प्रवेश करती है, तभी पीछे की हलचल से चौंक जाती है। वह पर्दे खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और रोशनी शुरू हो जाती है। झिलमिलाहट जैसे ही कोठरी का दरवाजा अपने आप खुलता है तो तनाव बढ़ जाता है। करीब चलने पर उसे एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। एक भूतिया आकृति रेंगती हुई बाहर आती है और अंततः मार डालती है यूंजू। इस बीच अस्पताल में सुमी के चेहरे पर मुस्कान है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें शांति मिल गई है। फिर यह दृश्य उस समय की याद दिलाता है जब बच्चों की मां असाध्य रूप से बीमार थी, अभी भी जीवित था। उस अवधि के दौरान मुहिउन का यूंजू के साथ अफेयर था, जो उनके घर में नर्स के रूप में काम करती थी। इस विश्वासघात ने उनकी जैविक मां को तबाह कर दिया। उसे सुयोन के कमरे की कोठरी के अंदर अकल्पनीय अपराध करने के लिए प्रेरित किया। अगली सुबह सुयोन को अपनी मां का गतिहीन शरीर मिला, जिससे वह घबरा गई। उसने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, बेजान शरीर को हिलाकर, लेकिन दुर्भाग्य से कोठरी उसके ऊपर गिर गई। छोटे लड़की ने भागने के लिए संघर्ष किया, लेकिन भारी कोठरी नहीं उठा सकी। तेज आवाज सुनकर सौतेली माँ जांच करने आई, लेकिन मदद करने के बजाय दम घुटने वाले बच्चे को बेरहमी से छोड़ दिया। हालांकि जल्द ही उसका मन बदल गया और वह वापस चली गई। आधे रास्ते के माध्यम से उसकी मुलाकात सुमी से हुई, जिसने उसके परिवार में हस्तक्षेप करने के लिए यूंजू की आलोचना की। सुमी के शब्दों से सौतेली माँ ने सुयोन को मरने के लिए छोड़कर अपना गुस्सा उस पर उतारा। उसने सुमी से यह भी कहा कि उसे एक दिन अपने किए पर पछतावा होगा। इस तर्क के साथ सुमी अपनी बहन और अपनी माँ दोनों के भाग्य से अनजान होकर गुस्से में घर छोड़ देती है। इस घटना ने सुमी को सदमे में डाल दिया और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।